गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और फिजिक्स में चैप्टर हमारा चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली पिछली बार लॉकडाउन में भी हमने इसे पढ़ लिया था। कल कुछ बच्चों को ऑनलाइन लाइव क्लास में दिक्कत हो रही थी। मैं पैड पे पढ़ रहा था राइटिंग पैड पे, और वहाँ पे बच्चों को दिख नहीं रहा था, इसलिए आज हमने वीडियो बनाने का सोचा। ठीक है, और कुछ ही बच्चे जुड़ पाते थे तो सबको मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा मिल सके, इसलिए हमने वीडियो क्लास का सोचा। तो आज हम लोग टॉपिक चलने वाले हैं रेजिस्टिविटी। इसके पहले तक हमने क्लास में मैंने क्लास में आपको पढ़ा दिया था तीनों सेक्शन में DEF। तो आज रेजिस्टिविटी से चले, क्योंकि लास्ट क्लास मैंने रेजिस्टेंस एंड फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड ये आपको पढ़ाया था। तो अगर हम लोग रेजिस्टिविटी से चलते हैं, सबसे पहले इसका डेफिनेशन ही देख लें। रेजिस्टिविटी क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस in a conductor in a wire of 1 meter length and 1 meter square cross sectional area। ध्यान से देखना, अगर एक तार जो 1 मीटर लंबा है और 1 मीटर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसमें कितना रेजिस्टेंस होता है, इसी को बोलते हैं क्या चीज? रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो 1 मीटर लंबा तार और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसमें कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। अब आपने पीछे पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब आप फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड पढ़ रहे थे, तो आपने ये पढ़ा था कि अगर लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या करता है? डिक्रीज करता है। इसलिए जो थिक वायर्स होते हैं उसमें रेजिस्टेंस कम होता है, और जो थिन वायर्स होते हैं उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ पे, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस पे? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, from first and second resistance is proportional to L by क्या आ जाएगा? A। रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है किस पे? L by A। ठीक है, अगर हम लोग इस सिंबल को, प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाते हैं, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई या वी हैव टू टेक अ कांस्टेंट हियर। अगर हम लोग इस कांस्टेंट को लें तो ये सिंपली R इज इक्वल टू रो इनटू L by A। रेजिस्टिविटी जो होती है इससे हम लोग रो से दिखाते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो R इज इक्वल टू रो इनटू L बाय क्या हो गया? A। जहां पे इस फॉर्मूला में आपका R क्या चीज है? रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस का SI यूनिट हम लोग इसको डिनोट करते हैं किससे? R से, और SI यूनिट क्या होती है? ओमेगा, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ओम। ये क्या है? रेजिस्टिविटी है, and the SI unit of resistivity is ohm meter. L is the length of conductor, L is the length of conductor, and distance or length is measured in meter. A is the cross sectional area CSA of the conductor, and the unit of area is meter square. Okay, तो resistance R is equal to rho into L by A हुआ। R से रेजिस्टेंस, रो रेजिस्टिविटी, L लेंथ ऑफ कंडक्टर, और A क्या चीज है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये आपने यहाँ पे देख लिया। अब इसकी SI यूनिट ओम मीटर होती है, वो कैसे आई तो देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा से। अगर आपसे कोई भी पूछता है व्हाट इज रेजिस्टिविटी, देन यू हैव टू आंसर इट इज द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इन अ वायर हैविंग 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो वायर लेंगे उसमें कितना रेजिस्टेंस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। यू नो दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन लेंथ और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम बोथ द इक्वेशंस द कंक्लूजन इज रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल अपॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन लेंथ एंड इनवर्सली अपॉन एरिया। If we want to
get equal to here, then we have to add some constant, and that constant is known as resistivity. R is equal to rho into L upon A. This is the resistivity. Okay. Next, we have to find the SI unit of resistivity. You know from formula R is equal to rho into L by A. It means rho is equal to, this will be in the upper side and this will be in the division side. The unit of resistance is ohm, area meter square, and length meter. This meter will be cancelled out from the square and the SI unit of resistivity will become ohm meter. The SI unit of resistivity will become ohm meter. This is the third point. The fourth point is resistivity is simply constant. At certain temperature, its value will not change. If you will go through the wire, if you will go through the chart in your NCERT book, then you can find out that the resistivity of several materials is given there. At 20 degrees Celsius, it is given. The resistivity of copper is less, silver is less, more less than aluminum, alloys, semiconductors, insulators, all that. आपने पहले पढ़ रखा है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंडक्टेंस. अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो कंडक्टेंस प्रॉपर्टी घटता है, इट मीन्स करंट कम पास करेगा. तो ऐसे कंडीशन में आप देखोगे इस फार्मूला से, आप तो जान रहे हो कि यहाँ से अगर हम लोग रेजिस्टिविटी की बात करें, किस फार्मूला की बात करें, तो रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेजिस्टेंस आ जाएगा. क्यों? रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया, और एरिया क्या चीज़ है? कांस्टेंट है, इसमें 1 मीटर स्क्वायर. रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ में, और लेंथ क्या है? 1 मीटर, ये भी कांस्टेंट है. तो अगर ये दोनों कांस्टेंट हटा दें तो सिंपली रेजिस्टिविटी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? रेजिस्टेंस पे हो जाएगी. इट मीन्स रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसपे? रेजिस्टेंस पे. ठीक है, ये इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात हुई, ये तो बहुत अच्छी बात. अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करेगा, और रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है तो रेजिस्टिविटी भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. तो रेजिस्टिविटी किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेजिस्टेंस पे. तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जिन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड होगा उसमें से कुछ फैक्टर्स पे रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करेगा, क्योंकि ये इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सेम टाइम में चेंज कर रहा है. तो अब थर्ड पॉइंट हमारा टारगेट है कि रेजिस्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो देखेंगे. ठीक है, मैं चारों फैक्टर पहले लिखता हूँ जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. आपने पढ़ा है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ पे, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नेचर ऑफ मटेरियल. इट मीन्स कि अगर मटेरियल की कंडक्टिविटी हाई होती है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? लो होगा. ठीक है, जैसे कॉपर हाई कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर माना जाता है, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? लो होगी, और रेजिस्टिविटी भी लो होगी. तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है साथ में किसके? टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है. और फोर्थ नंबर में रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है साथ में किससे? नेचर ऑफ मटेरियल. इट मीन्स किससे बना हुआ है. ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल किससे बना हुआ है. तो जरा सा आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि रेजिस्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेजिस्टेंस पे. अगर ये हाई है तो ये हाई ही है. अब देखिए रेजिस्टिविटी में आपने देखा था, हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे थे 1 मीटर लेंथ. इट मीन्स लेंथ फिक्स है, तो ये लेंथ पे तो डिपेंडेंट नहीं होगा. 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स है, तो ये एरिया पे तो डिपेंडेंट नहीं होगा. इट मीन्स रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, और साथ में किस पे? नेचर ऑफ मटेरियल पे. सिर्फ टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल. अब जरा सा आप अच्छे से इसको देखिए, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट है. अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज कीजिए, तो ऐसे में जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी.
और जब इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, इट मीन्स कि ये हियर एंड देयर मूव करना स्टार्ट करते हैं। आपने पढ़ा है I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। अगर ये हियर एंड देयर मूव करेगा तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा पास करने में। टाइम ज़्यादा लगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और आपने ये भी पढ़ा कि अगर करंट की वैल्यू बढ़ती है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ी तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए आपको ध्यान देना, अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, देन यू हैव टू आंसर by increasing the temperature, the kinetic energy of free electrons will increase and hence they will move more rapidly. Because of their movement, the time taken by conductor to flow the electric current will be more. If time increases, then current decreases, and if current decreases, the resistance of a conductor increases. And when resistance increases, resistivity will also increase because resistivity is proportional on रेजिस्टेंस। ओके, ये तो कंडक्टर के साथ हुआ। इंसुलेटर पे क्या फर्क पड़ेगा? तो इंसुलेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्यों नहीं पड़ना है? बिकॉज आप जानते हो इंसुलेटर्स की पहले से बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। इंसुलेटर्स की पहले से बहुत हाई, ठीक है। आप जानते हैं कि इंसुलेटर्स की क्या होती है, इंसुलेटर्स का पहले से हाई रेजिस्टेंस होता है। तो अगर इंसुलेटर्स का पहले से बहुत हाई रेजिस्टेंस है तो ऐसे में क्या होगा कि अगर थोड़ा बहुत टेम्परेचर का फर्क भी पड़ेगा तो उसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन सेमीकंडक्टर में फ़र्क पड़ता है। सेमीकंडक्टर आपने पढ़ा, मैंने आपको स्टार्टिंग में चार्ट बताया था। कंडक्टर विच कैन पास इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर विच विल नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर विच विल पास इलेक्ट्रिसिटी इन समहाउ लेस अमाउंट, एंड इंसुलेटर्स विच विल नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल। ओके, तो कंडक्टर का आपने देखा कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर इसके टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है और साथ में क्या होगा, रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम लोग इंसुलेटर की बात करें तो उस पर थोड़ा बहुत टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर इसी प्लेस पे हम लोग इंसुलेटर की जगह अगर हम लोग बात करें सेमी कंडक्टर की, तो सेमी कंडक्टर किस क्या होता है, जो थोड़ा करंट पास करता है। इट मीन्स उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थोड़े कम है। तो अगर लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और बढ़ जाता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अगर नंबर बढ़ेगा तो करंट बहुत फास्ट में पास करेगा। तो करंट फास्ट में पास करेगा, इट मीन्स रेजिस्टेंस घट जाएगी, और रेजिस्टेंस घटेगी तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसीलिए सेमी कंडक्टर्स के लिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। क्या चीज़, टेम्परेचर बढ़ाते सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस घटता नहीं, मतलब बढ़ता नहीं है, सॉरी, घट जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये दूसरा है नेचर ऑफ मटेरियल। आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो इस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है अच्छे से कि अगर हम लोग कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग कोई कंडक्टर लेते हैं, तो अगर हम लोग कोई कंडक्टर लेते हैं तो कंडक्टर में है क्या चीज़, 1 सेकेंड, ओके। तो आप कैसा मटेरियल यूज करते हो इस पर रेजिस्टिविटी डिपेंडेंट है। अगर हम लोग कंडक्टर लेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस कम होती है तो रेजिस्टिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सेमीकंडक्टर लेते हैं तो मीडियोकर, इंसुलेटर लेते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, इट मीन्स रेजिस्टिविटी भी हाई हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि एलॉयज क्यों बेटर हीटिंग एलिमेंट माना जाता है। जैसे मैग्नीन वायर है, नाइक्रोम वायर है, ये सब क्यों बेटर हीटिंग एलिमेंट माना जाता है। एलॉयज को हम लोग बेटर हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं बिकॉज एलॉयज में दो बेनिफिट्स है कंडक्टर के कंपैरिजन में। पहला, एलॉयज की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है बिकॉज वो एक मटेरियल किसी से बना है नहीं, वो 2-3 मटेरियल से बना है, तो ऐसे में उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, हाई होती है। जब रेजिस्टेंस हाई होगी तो स्टॉप करने की कैपेसिटी भी हाई होगी। और दूसरा चीज़, एलॉयज डायरेक्टली ऑक्सीडाइज नहीं होता, मतलब अगर वहाँ से अगर आप एलॉयज को देखें तो उसमें जल्दी रस्टिंग, कोरोजन, इन सब के चांसेज नहीं होते। एलॉयज बनाते ही हम लोग इसलिए हैं कि वो उस मटेरियल से थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट दें। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए आयरन का क्या चीज़ है, 1535 डिग्री सेल्सियस आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है, ओके। बट अगर हम लोग उससे स्टील बनाते हैं तो 1800 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है।
और आप जानते हो आयरन में जल्दी रस्ट लगता है, साथ में इसके मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, स्टील बनाया, बिकॉज थोड़ा सा रस्टिंग से प्रिवेंशन होगा और साथ में उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगी। तो अगर आपसे पूछे एलवाज क्यों बेटर हीटिंग एलिमेंट है, आप दो रीजन दोगे। सबसे पहला उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और सेकंड नंबर में आप उसमें क्या रीजन दोगे, तो सेकंड नंबर में है कि वो सीधे ऑक्सीडाइज नहीं करता। ठीक है, एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं रेजिस्टिविटी। कभी कभी आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देगा कि सपोज कीजिए आपके पास एक कॉपर वायर है, किस चीज का वायर, कॉपर वायर, जिसकी रेजिस्टिविटी आपको दे रखा है 1 सिल्वर वायर, ठीक है, सिल्वर वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी आपको दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये सिल्वर वायर। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द वायर आपको दे रखा है 1 किलोमीटर, एंड डायमीटर ऑफ द वायर आपको दे रखा है 0.5 mm। देन आपसे बोल रहा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था R = ρ × L/A। देखिए आपसे रेजिस्टेंस पूछा है, रेजिस्टिविटी दी हुई है, लेंथ दी हुई है, एरिया थोड़ा सा निकल रहा है। ठीक है, एक वायर अगर होता है तो ये इस तरीके से, ये सर्कुलर पार्ट, इसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो साइड से आपको दिखता है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो एक सर्कल जैसा होता है, और सर्कल का एरिया आप जानते हैं, या तो पाई आर स्क्वायर आप यूज करो। एरिया ऑफ सर्कल हम क्या कर सकते हैं, या तो पाई आर स्क्वायर यूज कर सकते हो, या एरिया ऑफ सर्कल पाई और आर रेडियस को हम लोग लिखते हैं डायमीटर/2, मतलब d/2 का स्क्वायर। तो एरिया क्या आ जाएगा, पाई इंटू d स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो एक एरिया का फार्मूला ये भी है पाई/4 d स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसीलिए यूज करूंगा। अब देखो 1 मीटर का आपको पता है बाबू 100 सेंटीमीटर होता है, और हर सेंटीमीटर में 10 mm होता है मिलीमीटर। तो 1 मीटर में सिंपली 1000 mm होता है। तो अब अगर आपको कोई बोलता है mm से मीटर में बदलने को, तो 1 mm क्या हो जाएगा, 1/1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब भी मिलीमीटर से आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, 1/1000 से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलो से देखते हैं। आपने पढ़ा था एरिया पाई/4 d स्क्वायर, 22/7 × 4 d स्क्वायर। d स्क्वायर डायमीटर है 0.5 mm, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.5/1000, क्योंकि हमें बदलना है किसमें, मीटर में। अब ये पॉइंट वही हटेगा, एक और जीरो नीचे जाए, इस 4 जीरो को हम लोग सोच सकते हैं 5 × 10⁻⁴, और ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो आप सिंपली इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻⁴ मीटर। अब देखिए लेंथ है 1 किलोमीटर, डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर, तो लेंथ की जगह हम क्या करने वाले हैं, 1000 मीटर। आपको ध्यान देना है, बस यही फॉर्मूला R = ρ × L/A पे आपको सब कुछ ये कैलकुलेशन होगा। अब देखिए एरिया निकालेगा 22/7 इंटू 4, ये हो गया पाई/4 d स्क्वायर। अब d की जगह हम क्या लिखेंगे, दो बार ये लिखेंगे 5 × 10⁻⁻⁴ इंटू 5 × 10⁻⁻⁴। गौर कीजिएगा, ये 2, ये 11, 5 5 × 25 और 11 × 75 इंटू 10⁻⁻⁴ -4 10 का पावर क्या होगा -8 अपॉन क्या चीज 7, इतना मीटर स्क्वायर। मुझे चाहिए रेजिस्टेंस, फार्मूला में पुट करो, यहाँ रो की वैल्यू ये है 1.6 × 10⁻⁻8 इंटू लेंथ 1000, मतलब 10⁻³ बोल सकते हैं। एरिया ये नीचे रख दो 275 × 10⁻⁻8, 7 कहाँ चला गया ऊपर, ये 10 कहाँ आएगा, 10⁻1 नीचे, 10⁻⁻8 कैंसिल। अब आप देखो क्या है, अब अगर सपोज ये 1000 ही लिखे, इसे 25 से करेंगे, 25 40 टाइम्स को 1000, इसे अगर हम लोग करते हैं तो ये 11 टाइम्स, ये 10 इससे हट गया। अब आपका आ रहा 64 जा 64 × 7/11, 16 जा 64 × 7/11। इसको सॉल्व करना है, आप दो ऑप्शन है, या तो आप इंटू करके डिवाइड कर दो, ठीक है,
448 अपॉन 11 4 जो 44 डेसिमल तो 0 आ जाएगा। फिर आ गया आपका क्या चीज 40.007 इतना ओम। तो आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, किसी में ये निकालने देगा, किसी में ये निकालने देगा, कभी ये इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में भी है और साथ में कुछ क्वेश्चंस आपके एसएम में भी है। तो नेक्स्ट क्लास में आप इसको बनाइए और उसके बाद रेजिस्टिविटी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो थोड़ा सा आप पढ़ें भी उसे, या तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा या फिर आप ग्रुप में लिख के छोड़ दीजिएगा। ओके, जय हिंद।